सिंगापुर का अंग्रेजी नाम देश के मूल मलय नाम सिंगापुरा, उच्चारण सिजापुरा का अंग्रेजीकरण है, जो बदले में शेर शहर, संस्कृत सिंहपुर, रोमनकृत सिहपुरा के लिए संस्कृत शब्द से लिया गया था। ब्राह्मी शाब्दिक रूप से शेर शहर, सिंहम का अर्थ है शेर, पुरा का अर्थ है शहर या किला। पुलाओ उजोंग सिंगापुर द्वीप के शुरुआती संदर्भों में से एक था, जो 3री शताब्दी के एक चीनी खाते से मेल खाता है, जिसे पुलुओ झोंग चीनी के रूप में संदर्भित किया जाता है, जो द्वीप के लिए मलय नाम का एक प्रतिलेखन है। एक प्रायद्वीप के अंत में तेमासेक या तुमासिक नाम के प्रारंभिक संदर्भ नागरकृतागामा 1365 में लिखी गई एक जावानी स्तुति और उसी समय अवधि के एक वियतनामी स्रोत में पाए जाते हैं। नाम का अर्थ संभवतः सी टाउन है, जो मलय तासेक से लिया गया है, जिसका अर्थ है समुद्र या झील। चीनी यात्री वांग देवान ने 1330 के आसपास डैनमैक्सी चीनी पिन्यन डैनमक्सी वेडगाइल्स टैन मा हसी या टैम मा सियाक नाम की जगह का दौरा किया, जो उच्चारण पर निर्भर करता है। यह टेमासेक का प्रतिलेखन हो सकता है। वैकल्पिक रूप से यह मलय तना जिसका अर्थ है भूमि और चीनी 11 जिसका अर्थ है टिन का संयोजन हो सकता है, जिसका द्वीप पर व्यापार किया जाता था। सिंगापुर साम्राज्य की स्थापना से पहले पूरे क्षेत्र में कई शहरों के लिए सिंहपुरा नाम के विभिन्न रूपों का उपयोग किया जाता था। हिंदू बौद्ध संस्कृति में शेरों को शक्ति और सुरक्षा से जोड़ा जाता था, जो इस तरह के नाम के आकर्षण को समझा सकता है। 15वीं शताब्दी से कुछ समय पहले पालेम्बांग से भागे सुमात्रान राजकुमार द्वारा द्वीप पर सिंगापुरा साम्राज्य की स्थापना के बाद सिंगापुरा नाम ने टेमासेक की जगह ले ली। हालांकि नाम परिवर्तन का सटीक समय और कारण अज्ञात है। अर्धऐतिहासिक मलय इतिहास में कहा गया है कि टेमासेक को 13वीं सदी के पालेम्बांग के सुमात्रान राजा सांग नीला उतामा ने सिंहपुरा नाम दिया था। इतिहास में कहा गया है कि संग नीला उतामा को द्वीप पर एक अजीब जानवर का सामना करना पड़ा, जिसे उसने शेर समझ लिया। इसे एक शगुन के रूप में देखते हुए उन्होंने सिंगापुरा शहर की स्थापना की, जहां उनका सामना जानवर से हुआ। पुर्तगाली स्रोतों से ली गई दूसरी परिकल्पना यह बताती है कि यह पौराणिक कहानी पालेम्बांग के परमेश्वर के वास्तविक जीवन पर आधारित है। परमेश्वर ने माजापहित से स्वतंत्रता की घोषणा की और सिंहासन पर बैठे। जावानीज द्वारा निर्वासित किए जाने के बाद उसने टेमासेक पर कब्जा कर लिया। यह संभव है कि जिस सिंहासन से उसे हटाया गया था, उसकी याद दिलाते हुए उसने इस क्षेत्र का नाम सिंगापुरा रख दिया। जापानी कब्जे के तहत सिंगापुर का नाम बदलकर स्योनान जापानी हेब्बन शोनान कर दिया गया, जिसका अर्थ है दक्षिण का प्रकाश। सिंगापुर को कभी कभी उसके पार्कों और पेड़ों से घिरी सड़कों के संदर्भ में गार्डन सिटी उपनाम से भी जाना जाता है। एक अन्य अनौपचारिक नाम लिटिल रेड डॉट 4 अगस्त 1998 के एशियन वॉल स्ट्रीट जर्नल में एक लेख के बाद अपनाया गया था, जिसमें कहा गया था कि इंडोनेशियाई राष्ट्रपति बीजे हबीबी ने मानचित्र पर सिंगापुर को लाल बिंदु के रूप में संदर्भित किया था। इतिहास। सिंगापुर का इतिहास। प्राचीन सिंगापुर 1299 में मलय एनाल्स के अनुसार सिंगापुर साम्राज्य की स्थापना सांग नीला उतामा द्वारा द्वीप पर की गई थी। यद्यपि मलय इतिहास में दिए गए वृत्तांतों की ऐतिहासिकता अकादमिक बहस का विषय है, फिर भी विभिन्न दस्तावेजों से यह ज्ञात होता है कि 14वीं शताब्दी में सिंगापुर, जिसे तब तेमासेक के नाम से जाना जाता था, एक व्यापारिक बंदरगाह था। मजापहित साम्राज्य और सियामी साम्राज्य दोनों का प्रभाव और इंडोस्फीयर का एक हिस्सा था। इन भारतीय साम्राज्यों की विशेषता आश्चर्यजनक लचीलापन, राजनीतिक अखंडता और प्रशासनिक स्थिरता थी। ऐतिहासिक स्रोत यह भी संकेत देते हैं कि 14वीं शताब्दी के अंत के आसपास इसके शासक परमेश्वर पर माजापहित या सियामी लोगों द्वारा हमला किया गया था, जिससे उन्हें मलक्का जाने के लिए मजबूर होना पड़ा, जहां उन्होंने मलक्का सल्तनत की स्थापना की। पुरातात्विक साक्ष्यों से पता चलता है कि फोर्ट कैनिंग पर मुख्य बस्ती को इसी समय के आसपास छोड़ दिया गया था। हालांकि बाद में कुछ समय तक सिंगापुर में एक छोटी व्यापारिक बस्ती जारी रही। 1613 में पुर्तगाली हमलावरों ने बस्ती को जला दिया और यह द्वीप अगली 2 शताब्दियों तक गुमनामी में डूबा रहा। उस समय तक सिंगापुर नाम मात्र के लिए जोहोर सल्तनत का हिस्सा था। मलक्का पर डच विजय के बाद अगले कुछ समय तक व्यापक समुद्री क्षेत्र और अधिकांश व्यापार डच नियंत्रण में था। ब्रिटिश उपनिवेशीकरण। ब्रिटिश गवर्नर स्टैमफोर्ड रैफल्स 28 जनवरी 1819 को सिंगापुर पहुंचे और जल्द ही इस द्वीप को नए बंदरगाह के लिए एक स्वाभाविक पसंद के रूप में मान्यता दी। उस समय द्वीप पर नाम मात्र के लिए जोहोर के सुल्तान तेंगको अब्दुल रहमान का शासन था, जिन पर डच और बुगिस का नियंत्रण था।
हालांकि गुटीय विभाजन के कारण सल्तनत कमजोर हो गई थी। जोहोर के तेमेंगगोंग से लेकर तेंगकू अब्दुल रहमान तक अब्दुल रहमान साथ ही उनके अधिकारी सुल्तान के बड़े भाई तेंगकू लांग के प्रति वफादार थे, जो पेनेंगट द्वीप में निर्वासन में रह रहे थे। रियाओ द्वीप तेमेंगगोंग की मदद से रैफल्स तेंगकू लॉन्ग को वापस सिंगापुर में तस्करी करने में कामयाब रहा। रैफल्स ने तेंगकू लांग को सुल्तान हुसैन की उपाधि के तहत जोहोर के असली सुल्तान के रूप में मान्यता देने की पेशकश की, साथ ही उसे $5000 का वार्षिक भुगतान और तेमेंगगोंग को अतिरिक्त $3000 प्रदान करने की पेशकश की। बदले में सुल्तान हुसैन अंग्रेजों को सिंगापुर पर एक व्यापारिक चौकी स्थापित करने का अधिकार देंगे। सिंगापुर की संधि पर 6 फरवरी 1819 को हस्ताक्षर किए गए थे। 1824 में सुल्तान के साथ एक और संधि के कारण पूरा द्वीप ब्रिटिश कब्जा बन गया। 1826 में सिंगापुर जलडमूमध्य बस्तियों का हिस्सा बन गया, जो उस समय ब्रिटिश भारत के अधिकार क्षेत्र में था। 1836 में सिंगापुर क्षेत्रीय राजधानी बन गया। रैफल्स के आगमन से पहले द्वीप पर केवल लगभग 1000 लोग रहते थे, जिनमें ज्यादातर स्वदेशी मलय और मुट्ठी भर चीनी लोग थे। 1860 तक जनसंख्या 80,000 से अधिक हो गई थी, जिसमें आधे से अधिक चीनी थे। इनमें से कई शुरुआती आप्रवासी काली मिर्च और गैम्बियर के बागानों में काम करने के लिए आए थे। 1867 में जलडमूमध्य बस्तियां ब्रिटिश भारत से अलग हो गईं और ब्रिटेन के सीधे नियंत्रण में आ गईं। बाद में 1890 के दशक में जब मलाया और सिंगापुर में रबर उद्योग स्थापित हुआ, यह द्वीप रबर छंटाई और निर्यात के लिए एक वैश्विक केंद्र बन गया। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 से सिंगापुर बहुत अधिक प्रभावित नहीं हुआ, क्योंकि यह संघर्ष दक्षिण पूर्व एशिया तक नहीं फैला। युद्ध के दौरान एकमात्र महत्वपूर्ण घटना ब्रिटिश भारत के मुस्लिम सिपाहियों द्वारा 1915 का सिंगापुर विद्रोह था, जो सिंगापुर में कैद थे। यह अफवाह सुनने के बाद कि उन्हें एक मुस्लिम राज्य ओटोमन साम्राज्य से लड़ने के लिए भेजा जाना है, सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। जोहोर और बर्मा से आने वाले गैर मुस्लिम सैनिकों द्वारा विद्रोह को दबाने से पहले उनके अधिकारियों और कई ब्रिटिश नागरिकों को मार डाला। प्रथम विश्व युद्ध के बाद रक्षात्मक सिंगापुर रणनीति के हिस्से के रूप में अंग्रेजों ने विशाल सिंगापुर नौसेना बेस का निर्माण किया। मूल रूप से 1921 में घोषित आधार का निर्माण 1931 में मंचूरिया पर जापानी आक्रमण तक धीमी गति से आगे बढ़ा। $60 मिलियन की लागत और 1938 में पूरी तरह से पूरा नहीं होने के बावजूद यह दुनिया का सबसे बड़ा सूखा गोदी था, तीसरा सबसे बड़ा तैरता हुआ गोदी, और इसमें 6 महीने तक पूरी ब्रिटिश नौसेना को सहारा देने के लिए पर्याप्त ईंधन टैंक थे। बेस की सुरक्षा फोर्ट सिलोसो, फोर्ट कैनिंग और लेब्राडोर में तैनात भारी 15 इंच 380 मिमी नौसैनिक बंदूकों के साथ साथ तेंगाह एयर बेस पर रॉयल एयर फोर्स के हवाई क्षेत्र द्वारा की गई थी। विंस्टन चर्चिल ने इसे पूर्व का जिब्राल्टर कहा था और सैन्य चर्चाओं में अक्सर आधार को स्वेज के पूर्व के रूप में संदर्भित किया जाता था। हालांकि ब्रिटिश होम फ्लीट यूरोप में तैनात थी और ब्रिटिश एशिया में अपने हितों की रक्षा के लिए दूसरा बेड़ा बनाने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। योजना आपातकालीन स्थिति में होम फ्लीट को शीघ्रता से सिंगापुर भेजने की थी। परिणामस्वरूप 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ने के बाद बेड़ा पूरी तरह से ब्रिटेन की रक्षा करने में व्यस्त हो गया, जिससे सिंगापुर जापानी आक्रमण के प्रति संवेदनशील हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध प्रशांत युद्ध के दौरान मलाया पर जापानी आक्रमण की परिणति सिंगापुर की लड़ाई में हुई। जब 15 फरवरी 1942 को 60,000 सैनिकों की ब्रिटिश सेना ने आत्मसमर्पण किया, तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने हार को ब्रिटिश इतिहास की सबसे बुरी आपदा और सबसे बड़ा समर्पण कहा। सिंगापुर के लिए लड़ाई के दौरान ब्रिटिश और साम्राज्य को भारी नुकसान हुआ। कुल मिलाकर लगभग 85,000 कर्मियों को पकड़ लिया गया। लगभग 5,000 लोग मारे गए या घायल हुए, जिनमें से अधिकांश ऑस्ट्रेलियाई थे। सिंगापुर में लड़ाई के दौरान जापानी हताहतों की संख्या 1714 थी और 3378 घायल हुए थे। यह कब्जा जापान, ब्रिटेन और सिंगापुर सहित कई देशों के इतिहास में एक प्रमुख मोड़ बन गया। जापानी समाचार पत्रों ने विजयी रूप से इस जीत को युद्ध की सामान्य स्थिति का निर्णय करने वाला घोषित किया। इसके बाद सूकचिंग नरसंहार में 5,000 से 25,000 जातीय चीनी लोग मारे गए। ब्रिटिश सेना ने 1945 में सिंगापुर को आजाद कराने की योजना बनाई थी, हालांकि इन ऑपरेशनों को अंजाम देने से पहले ही युद्ध समाप्त हो गया। युद्धोत्तर काल सिंगापुर की कॉलोनी 15 अगस्त 1945 को जापानियों द्वारा मित्र राष्ट्रों के सामने आत्मसमर्पण करने के बाद सिंगापुर कुछ समय के लिए हिंसा और अव्यवस्था की स्थिति में आ गया। लूटपाट और बदला लेने के लिए हत्याएं व्यापक थी।
लॉर्ड लुईस माउंटबेटन के नेतृत्व में ब्रिटिश, ऑस्ट्रेलियाई और भारतीय सैनिक 12 सितंबर 1945 को जनरल हिसेची टेराउची की ओर से जनरल सेशिरो इतागाकी से क्षेत्र में जापानी सेना का औपचारिक आत्मसमर्पण प्राप्त करने के लिए सिंगापुर लौट आए। इस बीच तोमोयुकी यामाशिता पर अमेरिकी सैन्य आयोग द्वारा युद्ध अपराधों के लिए मुकदमा चलाया गया था, लेकिन मलाया या सिंगापुर में उसके सैनिकों द्वारा किए गए अपराधों के लिए नहीं। उन्हें दोषी ठहराया गया और 23 फरवरी 1946 को फिलीपींस में फांसी दे दी गई। युद्ध के दौरान सिंगापुर का अधिकांश बुनियादी ढांचा नष्ट हो गया था, जिसमें उपयोगिताओं की आपूर्ति के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे भी शामिल थे। भोजन की कमी के कारण कुपोषण, बीमारी और बड़े पैमाने पर अपराध और हिंसा हुई। 1947 में हड़तालों की एक श्रृंखला के कारण सार्वजनिक परिवहन और अन्य सेवाएं बड़े पैमाने पर रुक गई। हालांकि 1947 के अंत तक टिन और रबर की बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय मांग के कारण अर्थव्यवस्था में सुधार होना शुरू हो गया। जापानियों के खिलाफ अपने उपनिवेश की सफलतापूर्वक रक्षा करने में ब्रिटेन की विफलता ने सिंगापुर वासियों की नजर में उसकी छवि बदल दी। 1 अप्रैल 1946 को ब्रिटिश सैन्य प्रशासन समाप्त हो गया और सिंगापुर एक अलग क्राउन कॉलोनी बन गया। जुलाई 1947 में अलग अलग कार्यकारी और विधान परिषदों की स्थापना की गई और विधान परिषद के 6 सदस्यों का चुनाव अगले वर्ष के लिए निर्धारित किया गया। 1950 के दशक के दौरान ट्रेड यूनियनों और चीनी स्कूलों के साथ मजबूत संबंधों वाले चीनी कम्युनिस्टों ने सरकार के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध छेड़ दिया, जिसके कारण मलायन आपातकाल लगा। 1954 के राष्ट्रीय सेवा दंगे, हॉकली बस दंगे और सिंगापुर में चीनी मिडिल स्कूल दंगे सभी इन घटनाओं से जुड़े थे। लेबर फ्रंट के स्वतंत्रता समर्थक नेता डेविड मार्शल ने 1955 में सिंगापुर का पहला आम चुनाव जीता। उन्होंने लंदन में एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया और ब्रिटेन ने पूर्ण स्वशासन की उनकी मांग को खारिज कर दिया। उन्होंने इस्तीफा दे दिया और 1956 में उनकी जगह लिम यू हॉक को नियुक्त किया गया और आगे की बातचीत के बाद ब्रिटेन 3 जून 1959 को रक्षा और विदेशी मामलों को छोड़कर सभी मामलों के लिए सिंगापुर को पूर्ण आंतरिक स्वशासन देने पर सहमत हुआ। दिन पहले 30 मई 1959 में चुनाव में पीपुल्स एक्शन पार्टी (पीएपी) ने भारी जीत हासिल की। गवर्नर सर विलियम ऑलमंड कोडरिंगटन गूड ने पहले यांग डिपर्टुआन नेगारा राज्य प्रमुख के रूप में कार्य किया। मलेशिया के भीतर पीएपी नेताओं का मानना था कि दोनों के बीच मजबूत संबंधों के कारण सिंगापुर का भविष्य मलाया के पास है। यह सोचा गया था कि मलाया के साथ पुनर्मिलन से एक साझा बाजार बनाकर अर्थव्यवस्था को लाभ होगा, जिससे सिंगापुर में चल रही बेरोजगारी की समस्या कम हो जाएगी। हालांकि पीएपी का एक बड़ा कम्युनिस्ट समर्थक विंग प्रभाव खोने के डर से विलय का कड़ा विरोध कर रहा था और इसलिए उसने पीएपी से अलग होकर बारिसन सोशियालिस्ट का गठन किया। मलाया की सत्तारूढ़ पार्टी यूनाइटेड मलय नेशनल ऑर्गेनाइजेशन (यूएमएनओ) कट्टर कम्युनिस्ट विरोधी थी और यह संदेह था कि यूएमएनओ पीएपी के गैर कम्युनिस्ट गुटों का समर्थन करेगा। यूएमएनओ शुरुआत में पीएपी सरकार के अविश्वास और इस चिंता के कारण विलय के विचार पर संदेह कर रहा था कि सिंगापुर में बड़ी जातीय चीनी आबादी मलाया में नस्लीय संतुलन को बदल देगी, जिस पर उनका राजनीतिक शक्ति आधार निर्भर था। विलय के विचार का समर्थन करने लगा। साम्यवादी अधिग्रहण के संयुक्त भय के कारण 27 मई 1961 को मलाया के प्रधानमंत्री तुंकु अब्दुल रहमान ने मलेशिया नामक एक नए संघ के लिए एक आश्चर्यजनक प्रस्ताव रखा, जो इस क्षेत्र में वर्तमान और पूर्व ब्रिटिश संपत्तियों को एकजुट करेगा: मलाया, सिंगापुर, ब्रुनेई, उत्तरी बोर्नियो और फेडरेशन ऑफ सारावाक। यूएमएनओ नेताओं का मानना था कि बोर्नियन क्षेत्रों में अतिरिक्त मलय आबादी सिंगापुर की चीनी आबादी को संतुलित करेगी। ब्रिटिश सरकार का मानना था कि विलय सिंगापुर को साम्यवाद का स्वर्ग बनने से रोकेगा। विलय के लिए जनादेश प्राप्त करने के लिए पीएपी ने विलय पर जनमत संग्रह कराया। इस जनमत संग्रह में मलेशिया के साथ विलय के लिए अलग अलग शर्तों का विकल्प शामिल था और विलय से पूरी तरह बचने का कोई विकल्प नहीं था। 16 सितंबर 1963 को मलेशिया समझौते की शर्तों के तहत सिंगापुर ने मलाया, उत्तरी बोर्नियो और सारावाक के साथ मिलकर मलेशिया का नया संघ बनाया। इस समझौते के तहत सिंगापुर को मलेशिया के अन्य राज्यों की तुलना में अपेक्षाकृत उच्च स्तर की स्वायत्तता प्राप्त थी। इंडोनेशिया ने बोर्नियो पर अपने स्वयं के दावों के कारण मलेशिया के गठन का विरोध किया और मलेशिया के गठन के जवाब में कोनफ्रंटसी इंडोनेशियाई में टकराव शुरू किया। 10 मार्च 1965 को मैकडोनाल्ड हाउस के मेजेनाइन फ्लोर पर इंडोनेशियाई तोड़फोड़ करने वालों द्वारा लगाया गया एक बम फट गया, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई और 33 अन्य घायल हो गए।
यह टकराव के दौरान हुई कम से कम 42 बम घटनाओं में से सबसे घातक थी। इंडोनेशियाई मरीन कॉर्प्स के 2 सदस्यों उस्मान बिन हाजी मोहम्मद अली और हारून बिन सैद को अंततः अपराध के लिए दोषी ठहराया गया और फांसी दे दी गई। विस्फोट से मैकडोनाल्ड हाउस को $2,50,000 अमेरिकी डॉलर 2022 में 321,542 अमेरिकी डॉलर के बराबर का नुकसान हुआ। विलय के बाद भी सिंगापुर सरकार और मलेशियाई केंद्र सरकार कई राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों पर असहमत थे। एक साझा बाजार स्थापित करने के समझौते के बावजूद सिंगापुर को शेष मलेशिया के साथ व्यापार करते समय प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता रहा। प्रतिशोध में सिंगापुर ने सबा और सारावाक को 2 पूर्वी राज्यों के आर्थिक विकास के लिए सहमत ऋण की पूरी सीमा नहीं दी। बातचीत जल्द ही टूट गई और दोनों पक्षों में गाली गलौज और लेखन का दौर शुरू हो गया। इससे सिंगापुर में सांप्रदायिक संघर्ष शुरू हो गया, जिसकी परिणति 1964 के जातीय दंगों में हुई। 7 अगस्त 1965 को मलेशियाई प्रधानमंत्री तुंकु अब्दुल रहमान ने आगे रक्तपात से बचने के लिए कोई विकल्प नहीं देखा और पीएपी नेताओं द्वारा गुप्त वार्ता की मदद से, जैसा कि 2015 में पता चला, ने मलेशिया की संसद को सलाह दी कि उसे ऐसा करना चाहिए, सिंगापुर को मलेशिया से बाहर निकालने के लिए वोट करें। 9 अगस्त 1965 को मलेशियाई संसद ने सिंगापुर को मलेशिया से बाहर निकालने के लिए संविधान में संशोधन करने के लिए एक विधेयक पेश करने के लिए 0 के मुकाबले 126 वोट दिए, जिससे सिंगापुर एक नया स्वतंत्र देश बन गया। सिंगापुर गणराज्य। सिंगापुर की स्वतंत्रता समझौता 1965। मलेशिया से निष्कासित होने के बाद सिंगापुर 9 अगस्त 1965 को सिंगापुर गणराज्य के रूप में स्वतंत्र हो गया, जिसके साथ ली कुआन यू और यूसुफ बिन इशाक क्रमशः पहले प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बने। 1967 में देश ने एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस आसियान की सहस्थापना की। 1969 में नस्लीय दंगे एक बार फिर भड़क उठे। ली कुआन यू के तेजी से आर्थिक विकास पर जोर, व्यापार उद्यमिता के लिए समर्थन और आंतरिक लोकतंत्र पर सीमाओं ने अगली आधी सदी के लिए सिंगापुर की नीतियों को आकार दिया। पूरे 1980 के दशक में आर्थिक विकास जारी रहा, बेरोजगारी दर 3% तक गिर गई और 1999 तक वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि औसतन लगभग 8% रही। 1980 के दशक के दौरान सिंगापुर ने उच्च तकनीक उद्योगों की ओर स्थानांतरित होना शुरू कर दिया, जैसे वेफर निर्माण क्षेत्र, प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए, क्योंकि पड़ोसी देशों ने सस्ते श्रम के साथ विनिर्माण शुरू किया। सिंगापुर चांगी हवाई अड्डा 1981 में खोला गया और सिंगापुर एयरलाइंस का गठन किया गया। सिंगापुर का बंदरगाह दुनिया के सबसे व्यस्त बंदरगाहों में से एक बन गया और इस अवधि के दौरान सेवा और पर्यटन उद्योगों में भी भारी वृद्धि हुई। पीएपी आजादी के बाद से ही सत्ता में बनी हुई है। कुछ कार्यकर्ता और विपक्षी राजनेता राजनीतिक और मीडिया गतिविधियों पर सरकार के सख्त नियमन को राजनीतिक अधिकारों के उल्लंघन के रूप में देखते हैं। इसके जवाब में सिंगापुर ने कई महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन देखे हैं, जैसे 1984 में संसद के गैर निर्वाचन क्षेत्र के सदस्यों की शुरुआत, जिससे विपक्षी दलों के 3 हारने वाले उम्मीदवारों को सांसद के रूप में नियुक्त किया जा सके। समूह प्रतिनिधित्व निर्वाचन क्षेत्रों (जीआरसी) को 1988 में बहुसीट चुनावी प्रभाग बनाने के लिए पेश किया गया था, जिसका उद्देश्य संसद में अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना था। गैर निर्वाचित गैर पक्षपातपूर्ण सांसदों को अनुमति देने के लिए 1990 में संसद के मनोनीत सदस्यों की शुरुआत की गई थी। संविधान में 1991 में एक निर्वाचित राष्ट्रपति का प्रावधान करने के लिए संशोधन किया गया था, जिसके पास पिछले रिजर्व के उपयोग और कुछ सार्वजनिक कार्यालयों में नियुक्तियों में वीटो शक्ति है। 1990 में गोह चोक टोंग ने ली की जगह ली और सिंगापुर के दूसरे प्रधानमंत्री बने। गोह के कार्यकाल के दौरान देश 1997 के एशियाई वित्तीय संकट और 2003 के सार्स प्रकोप से गुजरा। 2004 में ली कुआन यू के सबसे बड़े बेटे ली सीन लूंग देश के तीसरे प्रधानमंत्री बने। ली सीन लूंग के कार्यकाल में 2008 का वैश्विक वित्तीय संकट, सिंगापुर और मलेशिया के बीच तंजोंग पगार रेलवे स्टेशन पर भूमि स्वामित्व पर विवाद का समाधान और मरीना बे सैंड्स में स्थित 2 एकीकृत रिसोर्ट्स (IR) की शुरुआत शामिल थी। और रिसोर्ट्स वर्ल्ड सेंटोसा। विदेशी कामगारों की आमद और जीवन यापन की उच्च लागत सहित मुद्दों पर बहस के बीच पीएपी को 2011 में अब तक के सबसे खराब चुनावी नतीजों का सामना करना पड़ा और केवल 60% वोट हासिल किए। 23 मार्च 2015 को ली कुआन यू की मृत्यु हो गई और देश भर में एक सप्ताह का सार्वजनिक शोक मनाया गया। इसके बाद
पीएपी ने सितंबर के आम चुनाव के माध्यम से संसद में अपना प्रभुत्व फिर से हासिल कर लिया और 69.9% लोकप्रिय वोट प्राप्त किया। हालांकि यह 2001 की 75.3% की संख्या और 1968 की 86.7% की तुलना में कम रहा। जुलाई में हुए 2020 के चुनाव में पीएपी को 61% वोट मिले, जबकि वर्कर्स पार्टी ने 93 में से 10 सीटें हासिल की, जो किसी अन्य पार्टी द्वारा जीती गई अब तक की सबसे अधिक संख्या है।